नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक ए रायते आपका इस वीडियो में मन से स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 12वीं हिंदी योग भारती के पाठ क्रमांक 8 सुनो किशोरी का अध्ययन शुरू किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रचनाकार आशा रानी जी होरा ने अपने बेटी को जो पत्र लिखा है उस पत्र के माध्यम से वो अपने बेटी को किस तरह से समझाने की कोशिश कर रही है। लेखिका ने ये पत्र अपने बेटी को लिखा है, लेकिन इस पत्र के माध्यम से वो समूची लड़कियों को या उस उम्र की हजारों अनगिनत देश की लड़कियों को वो एक रास्ता दिखाना चाहती है, मार्गदर्शन करना चाहती है, अपने विचारों को उनके सामने रखना चाहती है। और इसीलिए उन्होंने इस पत्र के माध्यम से वो अनगिनत लड़कियों से वो अपने विचारों को प्रस्तुत करने का काम इस पाठ के माध्यम से कर रही है। हमने देखा था कि जब उन्होंने अपनी बेटी सुगंधा को पत्र लिखा था तो उस पत्र में उन्होंने अपने बेटी को पूरी आज़ादी दी थी। उन्होंने कहा था कि तुम अपने मत को, अपने अधिकारों को प्रदर्शित कर सकते हो। जब भी हम अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, जब जिस विचार पर तुम्हारी सहमति न हो, तुम मेरे विचारों के साथ अगर हम एक जगह पर नहीं आते हैं, क्योंकि या उन विचारों में हमारी समानता नहीं होती, एक मत नहीं होता है, तो तुम्हारा अपना जो निजी राय है, अपना जो अलग मत है, वो हमारे सामने या समाज के सामने रख सकती हो। मेरे सामने रखने में कोई बुराई नहीं है, यही वो कहना चाहती है। और आगे वो बताना चाहती है कि जो बात उन्होंने अधिकारों की छेड़ी थी उसका कारण यह था कि वो ऐसी माँ की बेटी है जो बेटी ऊंचा उड़ना चाहती है। उस ऊंचा उड़ने वाली बेटी को माँ है, और इसीलिए उन्हें उस चीज़ को समझाना आवश्यक लगता था, इसलिए उन्होंने वो चीज़ें वहाँ पर अपनी बेटी को समझाई थी। लेकिन उन्होंने और भी कुछ चीज़ें वहाँ पर अपने बेटी को समझाई है। वो कहना चाहती है कि तुम ऊंचा उड़ना चाहती हो, कोई बात नहीं, ऊंचा उड़ो, अच्छे सपने रखो, बड़ा बनने के ख्वाब रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सब करते समय तुम्हें वास्तविकता की या सच्चाई का भी ध्यान रखना चाहिए। सपनों की दुनिया में जब तुम चले जाओ या आगे बढ़ने की कोशिश करो या वो आगे बढ़ने के सपने देखो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस समय वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, वो भी तुम्हें जाननी होगी, उसका भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। अगर सपनों की दुनिया में उड़ते उड़ते तुम सच्चाई या वास्तविकता से दूर चले जाओ, उसे भूल जाओ, तो शायद जब तुम्हारी आँख खुलेगी या जब तुम्हें उस सपनों से तुम बाहर आओगी, तो शायद तुम्हें पता चलेगा कि तुम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हो या ऐसी जगह पर पहुंच चुके हो जहां पर जिस जगह को तुम जानती नहीं हो या जिस जगह पर तुम्हें पहुंचने की इच्छा नहीं थी, उस जगह पर तुम पहुंच गई हो। मतलब उस स्थिति में पहुंच गई हो जहां पर तुम पहुंचना चाहती हो, वहां पर तो तुम पहुंची ही नहीं हो, लेकिन जहां पर नहीं पहुंचना चाहती थी, इन सपनों के कारण तुम वहां पर पहुंच गई हो, जो कि तुम्हारे लिए कष्टदायक होगा, दुखदायक होगा। उस स्थिति में तुम्हारे सपने, वो जो पंख है, जिन सपनों के सहारे तुम उड़ रही थी, वो पंख, वो सपने, वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। ये बहुत बुरी बात है। और उस स्थिति में जो दुख होगा, जो तकलीफ होगी, वो बहुत बुरी स्थिति होती है या बहुत दुखदायक होता है, और उस स्थिति में न पहुँचे, इसीलिए वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। ऐसा उन्होंने या लेखिका ने अपनी बेटी को समझाया। और आप लेखिका को अपनी बेटी पर पूरा विश्वास भी है। वो कहती है कि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें तुम अपने आप ही याद रखोगी, समझ जाओगे, क्योंकि तुम खुद ही समझदार हो। फिर भी कोई भी दुर्घटना होने से पहले तो सावधानी आवश्यक होती है। हमें पता है कि तुम बहुत अच्छे, कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से गाड़ी चलाता है, फिर भी हम आंखें बंद कर तो गाड़ी नहीं चला सकते। बहुत अच्छे से गाड़ी चलाता है, इसका मतलब है कि आंखें बंद कर गाड़ी चलाना नहीं होता, तो इसका अर्थ है गाड़ी ध्यान देकर चलाना आवश्यक है। उसी तरह से तुम समझदार हो, फिर भी सावधानी बरतना आवश्यक है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं है। उसे ध्यान देकर, जानबूझकर, समझकर आगे बढ़ना होता है। और इसीलिए लेखिका उसे समझा रही है, या उसे एक तरह से रास्ता दर्शा रही है, दिखा रही है। जीवन में आने वाली परेशानियों को उसे समझाने की कोशिश जो है वहाँ पर कर रही है। तो यहाँ तक जो अंश था पाठ का हमने पढ़ा था। इसका आगे का जो अंश है आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आगे का जो भाग है वो आज भी हम शुरू करते हैं।
यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। अब देखिए, जो सावधानी बरतने के लिए लेखिका ने यहाँ पर कहा था, वो सावधानी क्या है, वो आगे यहाँ पर दर्शा रहे, दिखा रहे। ये सावधानी का संकेत, जो हमें सावधानी बरतनी हो, क्या है, सावधानी का ही संकेत है। संकेत का अर्थ होता है दर्शक या प्रदर्शक। तो ये सावधानी का ही प्रदर्शक है। क्या प्रदर्शक है? निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। जो उड़ान भरनी है, जो आगे बढ़ना है, जो ऊंचाई पर तुम्हें पहुंचना है, ठीक है, लेकिन हमेशा अपनी नज़र जो है अपने लक्ष्य या अपना स्थिति जो है, वो अपनी वास्तविकता जो है वो याद रखो, और उसके बाद चाहे जितनी ऊंची उड़ान भरनी है उड़ान भरो, ताकि वापस आते समय अगर तुम्हें नज़र धरती पर होगी तो वापस आते समय तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वास्तविकता अगर तुम जानती हो तो सपनों में चाहे कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन जब तुम शुरू करोगे असलियत में तो तुम्हें वास्तविकता पता है। यही वो समझाना चाहती है। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, निगाह कहाँ पर रखो? तो उस धरती पर। कौन सी धरती? जो तुम्हारा आधार है, तो तुम्हें जीवन देती है, या सब कुछ जो है जिसके बलबूते तुम्हारा चलता है, उस धरती पर तुम नज़र रखो। उससे तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारे सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारे सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा हुआ है। और तुम्हें सिर्फ जीवन का नहीं, तुम्हारे शरीर का ही नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आधार है ये धरती। कौन से? तुम्हारे परिवेश। तो तुम्हारा परिवेश है, जो भी तुम्हें मिला है, तुम्हारा आस पड़ोस या जो भी चीज़ें तुम्हारे जीवन में मिले हैं, वो उस धरती से ही तुम्हें प्राप्त हुए। तुम्हें जो संस्कार मिले वो भी तुम्हें इसी वास्तविकता, इस धरती से ही तुम्हें मिले हैं। जो तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा है, जो तुम्हारा कल्चर है, संस्कृति, वो भी तुम्हें इसी धरती से मिला है। और तुम्हारे सामर्थ्य का, तुम्हारे शक्ति का, सामर्थ्य का अर्थ यहाँ पर होता है शक्ति या तुम्हारी योग्यता। जो तुम्हारा सामर्थ्य है, तुम्हारी जो शक्ति है, उसका भी आधार जो है वो इस धरती से ही जुड़ा है। और इसीलिए तुम्हें तुम्हारी नज़र जो है वो धरती पर रखना होगी। तुम्हें वास्तविकता को देखना होगा। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। हमें जीवन में कुछ चीज़ों को ज़रूर तोड़ना है, और वो चीज़ें है पुरानी जर्जर। जर्जर का अर्थ होता है जो कमज़ोर हो या जो बेकार हो, जो खराब हो, जो हमारे जीवन में हमें पीछे खींच सकते हैं, जो पुरानी हो चुकी है समय के अनुरूप, ऐसी जो है वो है जर्जर। और रूढ़ी का अर्थ होता है अटूट, न टूटने वाला। तो ये जो ऐसी पुरानी कमज़ोर ऐसी जो रूढ़ियाँ हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उन रूढ़ियों को हमें तोड़ना है। लेकिन हमें अच्छी परंपराओं को बनाए रखना भी आवश्यक है, बरकरार रखना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वही हमारी पहचान है, वही हमारा आधार है, वही हमारे जीवन का सही रास्ता दर्शाने वाले, दिखाने वाले, या हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाले, आगे बढ़ाने वाली मार्ग है। यही वो समझाना चाहती है। इस परिच्छेद के माध्यम से देखिए, लेखिका ने बहुत सुंदर तरीके से अपने बेटे को यहाँ पर समझाया है कि तुम निश्चित रूप से उड़ान आगे भरती हो, कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा नज़र जो है अपनी धरती पर रखो, क्योंकि उसी धरती ने तुम्हें सब कुछ दिया है। वही धरती तुम्हारा आधार है, तुम्हारे परिवेश है, तुम्हारे संस्कार है, तुम्हारी संस्कृति है, और तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारे सामर्थ्य का भी, तुम्हारी योग्यता के भी आधार है। और हमें ज़रूर लड़ना है, लेकिन किससे लड़ना है? जर्जर रूढ़ियों से। जो चीज़ें बुरी है, खराब है, उससे लड़ना है, उसे तोड़ना है, उसे दूर करना है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो हमें हमारे जीवन में छोड़नी नहीं चाहिए, उसे दूर नहीं करनी चाहिए। अच्छाइयों को बरकरार रखना चाहिए, हमारी परंपराओं को बरकरार रखना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। यही चीज़ यही वास्तविकता है, यही असलियत है। धरती पर निगाह रखना, यही तो चीज़ें वो कहना चाहती है। जो अच्छी बात है, जो वास्तविकता है, वो हमें कायम रखनी है, उसको ध्यान रखना है। उसी के बलबूते हम बने हैं, उसी के बलबूते हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार, हमारा देश जुड़ा हुआ है, बना हुआ है। यही तो वो अपनी बेटी को वहाँ पर समझाना चाहती है, बताना चाहती है, और यही लेखिका ने यहाँ पर समझाया। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो पहले अधिकार की बात हुई थी, या पाठ के शुरुआत में जो मैंने कहा था कि
कुछ कुछ विषय पर शायद मतभेद हो सकते हैं। उन्होंने कहा, लेखिका ने कहा था कि इसी विषय पर अगर तुम्हारे मतभेद हो तो तुम कह सकते हो। तो शायद इसी बात पर रूढ़ी या परंपराओं पर तोड़ना, या आज का युग और पुराना युग, हमारे जो रूढ़ी परंपराएं हैं इस पर मतभेद था। और यही मतभेद शायद उसे लगता है कि ये सभी चीज़ें, ये परंपराएं, ये रूढ़ियाँ शायद पुरानी हो गई है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और हम उन्हीं चीज़ों को बांधे बरकरार रखे चल रहे हैं। तो शायद हमें इसके कारण पिछड़ रहे हैं, तो हमें ये सब तोड़ना होगा, फेंकना होगा और आगे बढ़ना होगा, नई मूल्यों को, नए संस्कृति को, नए कल्चर को अपनाना होगा। यह शायद उनकी बेटी का कहा होगा, लेकिन लेखिका उसे समझाना चाहती है कि ठीक है, तुम जो कुछ करना चाहते हो, सब कुछ नया या अच्छा बनाना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक बात याद रखनी है, हमें ज़रूर कुछ चीज़ें ऐसी है जो कमज़ोर हुई है, जो ख़राब है, जो हमारे लिए रोड़ा बन चुके हैं, उसे हमें दूर करना चाहिए, उसे तोड़ना चाहिए। लेकिन जो अच्छी चीज़ है, जो अपना अच्छी बातें हैं, उन पर अच्छी परंपरा है, उनको हमें बरकरार रखना होगा, क्योंकि हमें अपनों से दूर नहीं करना चाहिए। वो हमारी पहचान है। यही लेखिका हम समझाना चाहती है अपने बेटी को, और बेटी के साथ साथ वो हमें भी यही चीज़ें, यही बात समझाना चाहती है, क्योंकि हम पर भी इन्हीं चीज़ों का असर होता है, या इसी तरह के विचार हमारे भी हो सकते हैं या होते हैं। और लेखिका ने वही हमें समझाया है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, आधुनिक बनना चाहे, लेकिन हमें एक बात याद रखना चाहिए कि हमारी वास्तविकता क्या है, हमारी असलियत क्या है, हम किस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इन सभी का दायरा हमें याद रखना होगा और उस बलबूते पर आगे बढ़ना होगा। और निश्चित तौर पर कुछ खराबी हमारे में है, हम में भी है, कुछ गलतियां हम में भी हैं, कुछ रूढ़ियाँ ऐसी हैं जो हमें खराब कर सकती है, हमारे समाज की, हमारी व्यवस्था को खराब करती है। निश्चित तौर पर हमें उनको तोड़ना चाहिए, उसको तोड़ना आवश्यक है, लेकिन उसके कारण हमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसे संभाल कर रखना है, उन परंपराओं को बरकरार रखना है, उन्हें हमें हानि नहीं पहुंचानी है। यही लेखिका को हमें यहाँ पर समझाना है। आगे देखिए, परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? लेखिका ने वहाँ पर अपनी बेटी को प्रश्न पूछा है। परंपरा और रूढ़ी, सामान्यतः हम रूढ़ी और परंपरा इन दोनों को एक ही अर्थ में लेते हैं, और बहुत सारा समाज उसे एक ही अर्थ में लेता है। लेकिन लेखिका या जो कुछ सोच समझने वाले या जो कुछ उसमें अध्ययन करने वाले लोग हैं, उन्हें पता है कि ये दोनों जो है वो शब्द अलग अलग है, उनके दोनों के अर्थ के मायने भी अलग अलग है। और यही लेखिका उसे आगे समझाना चाहती है। तुम जानती हो क्या रूढ़ी और परंपरा में क्या अर्थ होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है, या दोनों शब्दों के मतलब भी तुम जानती हो क्या? ऐसा उन्होंने पूछा। नहीं, शायद अगर तुम जानती होती तो इस तरह की बात वो नहीं करती, ऐसा उन्हें लगता है। अगर नहीं तुम जानती हो तो इस अंतर को समझने के लिए, अगर तुम जानती नहीं हो रूढ़ी और परंपरा में फ़र्क क्या है, उसमें अंतर क्या है, शायद तुम जानती नहीं हो इसीलिए तुमने बहस की। अगर तुम जानती होती तो शायद इस तरह की बात नहीं करती, ये लेखिका को पता है। और इसीलिए लेखिका ने शायद वो पत्र में तो उसने उत्तर वहाँ पर नहीं नहीं दिया है, बच्ची ने तो नहीं लिखा है, लेकिन लेखिका ने अपने मन से ही वो वहाँ पर नहीं इस शब्द का प्रयोग किया है। मतलब जिस अब तक जो बातें हुई है, जो पत्र उससे प्राप्त हुआ है, जो विचार उसके माध्यम से, पत्र के माध्यम से लेखिका तक पहुँचे, उससे लेखिका को सब पता चला है कि रूढ़ी और परंपरा में जो भी अर्थ है या उसका जो अंतर है उनके बेटी को पता नहीं है, और इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि तुम उसका अर्थ नहीं जानती हो। तो इस अंतर को समझने के लिए, उसमें जो अंतर है रूढ़ी और परंपरा इस शब्दों में, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोजकर लाना और उसे ज़रूर पढ़ना। उस अंतर को अगर मिटाना है, उन शब्दों के सही अर्थ अगर तुम्हें समझने हैं, तो रूढ़ी और परंपरा, तो तुम्हें क्या करना होगा, तो तुम्हें अपने कॉलेज के पुस्तकालय में, मतलब लाइब्रेरी में जाना होगा, और वहाँ पर जाकर तुम्हें कौन से किताबें, कौन से साहित्य को ढूंढना होगा, सांस्कृतिक, अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित जो भी साहित्य है, हमारे कल्चर को दर्शाने वाले, हमारी संस्कृति को, हमारे सांस्कृतिक आधार को प्रदर्शित करने वाला जो भी साहित्य तुम्हारे पुस्तकालय में, तुम्हारे लाइब्रेरी में मिल जाएगा, वो तुम उसे खोजो, उसे ढूंढो, उसे निकालो, और उससे खोज कर लाने के बाद उसे पढ़ना ज़रूर। मतलब उसे पढ़ना, सिर्फ लाकर रखना नहीं है, तो उसे पढ़ना भी है।
अगर इन दोनों शब्दों का सही मायने में तुम्हें अर्थ समझना है, उसमें बसा जो फ़र्क है उन फ़र्कों को समझना है, तो तुम्हें ये कृति करनी होगी। तो लाइब्रेरी में जाना होगा और वहाँ से सांस्कृतिक आधार पर बनी हुई लिखी हुई जो कुछ पुस्तकें होंगी, जो साहित्य होगा वो साहित्य तुम्हें लेना होगा और उसे पढ़ना होगा। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है इसलिए, और ये सिर्फ फ़र्क समझने के लिए ही नहीं। तो तुम्हें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि तुम एक भारतीय लड़की हो और एक भारतीय लड़की होने के नाते तुम्हारा जो व्यक्तित्व है उसमें तुम्हारे देश के संस्कृति की झलक पाना स्वाभाविक है। और ये तुम्हारा जो व्यक्तित्व है एक भारत की बेटी के रूप में, वो व्यक्तित्व तुम्हें तुमसे कोई छीन नहीं सकता, वो तुम्हारा हिस्सा है। उस व्यक्तित्व जो है वो उस संस्कृति का अटूट हिस्सा है। उस संस्कृति से ही तुम्हारा व्यक्तित्व बना है और इसीलिए तुम्हें उसे समझना होगा। तुम्हारा व्यक्तित्व उससे ही बना है, लेकिन फ़र्क इतना है कि तुम उसे समझती नहीं हो, और इसीलिए तुम्हें वो सारी चीज़ें पढ़नी होगी और तब जाके तुम उसे समझ पाओगे। बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है, पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। लेखिका ने कहा है कि जैसा वक्त बदलता है, समय बदलता है, उस बदलते समय के साथ जैसी नई चीज़ें आती है वैसे नए मूल्य भी समाज में आते हैं समय के अनुरूप। वो बात ठीक ही है, लेखिका उससे इनकार नहीं करती है, उसे गलत नहीं कहती। वो कहती कि नए मूल्य को आना स्वाभाविक है, आते ही है समय के अनुरूप। जैसे समय बदलता है उस तरह से मूल्यों के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। तो ये जो नए मूल्य आते हैं उन नए मूल्यों को भी हमें पहचानना होगा। सिर्फ पहचानना ही नहीं, जीवन के अनुरूप, ज़रूरत के अनुरूप, समाज की इच्छा के अनुरूप हमें उसे अपनाना भी होगा, अपनाना है। पर यहाँ पर एक शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है, पहचान। इस शब्द को रेखांकित करो। वो मूल्य हमें अपनाने हैं, ज़रूर अपनाने हैं, लेकिन कब? जब पहचानेंगे तब। हमें उसे पहचानना होगा, तभी उसे हम अपना सकते हैं। अगर हम नए मूल्य, कौन से मूल्य नए हैं और कितने आवश्यक, मतलब जब हम उसे पहचानेंगे, वो मूल्य कौन सा है, जब हम उसे जानेंगे, पहचानेंगे, तब शायद हम उसे अपना सकते हैं। लेकिन अगर बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने के लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। लेखिका ने बहुत सुंदर, देखिए, अपनी बेटी को किस तरह से समझाया। नए चीज़ों को जीवन में लाना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़, किसी भी हम कह सकते हैं कि संस्कार को, मूल्यों को हम अपने जीवन में जब जगह देते हैं तो उस मूल्यों की वास्तविकता को हमें पहले परखना होगा, उसकी असलियत, सच्चाई को पहचानना होगा। वो मूल्य है क्या, उसका आधार क्या है, वो कहाँ से है, उसके परिणाम क्या होंगे, उस मूल्य को सही अर्थ में वो मूल्य है या नहीं, उसकी हमारे संस्कृति में उतनी क्षमता है या नहीं, ये हमें पहले समझना होगा, उस मूल्य को पहचानना होगा। लेकिन कोई भी नई चीज़ अगर पश्चिमी दुनिया में आ जाए या बाहर के देशों में आ जाए या कहीं पर आ जाए तो नई है मतलब अच्छी है, ये समझ कर, बिना मतलब उसके बारे में खोजबीज करके, बिना कुछ उसके बारे में जान समझ करके, कोई पहचान नहीं, कोई उसके बारे में जानता नहीं, कोई समझना नहीं चाहता है, सिर्फ नया है। इसलिए अगर हमने उसे अपने जीवन में बिना पहचाने ही अपने जीवन में उसे अपनाया, स्थान दे दिया, उस मूल्य को अपने जीवन में समा लिया, अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो उससे होगा क्या? अगर वो मूल्य उस लायक न हुआ, वो मूल्य अगर अच्छा न हुआ, सचमुच में उसमें वो क्षमता न हुई, तो उससे लाभ तो कुछ होगा ही नहीं, उसके बदले हानि उठानी पड़ सकती है, या हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है, हमसे हमारा जो कुछ भी है वो भी छीना जा सकता है। ये चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि जो भी हमें अपनाना है, जो भी कुछ करना है, करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो कब करें? सोच कर, समझ कर, अच्छी तरह से परख कर,
अगर हम उसे अपने जीवन में स्थान दें, उसे अपनाएं, तो निश्चित तौर पर ऐसा करना बुरा नहीं है। लेकिन बिना परखे, बिना समझे, जल्दबाजी में कुछ नया है और यही समझकर अगर हमने उसे अपना लिया और अपना कर उसे अपने जीवन में स्थान दे दिया, तो शायद वो हमें हानि पहुंचाने का काम भी कर सकता है। मतलब जो भी निर्णय हमें लेने हैं, जो भी कुछ नया हमें करना है, तो उसे हमें पहले देखना चाहिए। यही सुझाव वो अपनी बेटी को दे रही है, समझा रही है, और बेटी के साथ साथ हम सभी को दे रही है। हम भी इसी तरह से विचार शायद करते हैं। हमें भी देखना होगा, जो भी हम अपने जीवन में अपनाते हैं, उन चीज़ों को हमें परखना होगा, उन मूल्यों को हमें समझना होगा और पहचान कर सही, अगर वो सही मायने में सही है तो उसे अपने जीवन में स्थान देना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बिना देखे, बिना पहचाने ही अगर हम उसे अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो शायद वो हमें हानि पहुंचा सकता है। आगे देखिए, पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। देखिए, हम अपने जीवन में नए मूल्य चाहते हैं, ठीक है, कोई बात, बुरी बात नहीं, हम चाहते हैं, लेकिन अगर वो मूल्य पश्चिमी दुनिया से आया है, तो हमारी जो नए मूल्यों की मांग है वो उसका पर्याय है। ये अगर हम सोचते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। लेखिका यही कहती है कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पश्चिमी दुनिया में कोई चीज़ आ जाए और हमने उसे अपना लिया तो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, ऐसा सोचना ये गलत है। लेखिका कहते हैं पश्चिमी दुनिया से आने वाली हर चीज़ अच्छी नहीं होती, हर चीज़ सही नहीं होती। पश्चिमी दुनिया हम कह सकते हैं कि आगे है, एडवांस है, डेवलप है, विकसित है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी हर चीज़ सही है, उनकी हर चीज़ अच्छी है, और हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनसे निकल कर आने के बाद वो सब हमारे लिए अच्छी हो जाएगी, हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सही ऑप्शन, पर्याय मिल जाएगा। ये अगर हमारी सोच है तो ये सही नहीं है। हर मूल्य पश्चिमी दुनिया के, वो उनके जीवन की उनकी सोच है और उन सोच के अनुसार उन्होंने अपनी तरह से अपने मूल्य बनाए हैं। वो उनकी समाज, उनकी संस्कृति है, उनका कल्चर है, उसके हिसाब से उन्होंने वो बनाया है और वो सोचते हैं, उस तरह से वो रहते हैं। तो उनकी सोच हर दृष्टि से, वो उनकी सोच है, उनकी दृष्टि से वो सही होगी, गलत होगी, उसके अच्छे बुरे परिणाम वो सहते होंगे, वो उनका जीवन है। लेकिन हम एक भारतवासी के रूप में, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश के संस्कृति, कल्चर के रूप में, अगर हम उस देश में रहते हैं, उसमें अगर उनके मूल्य हम यहाँ पर अपनाने की कोशिश करते हैं, हर तरह के, मैं ये नहीं कहता कि कोई अच्छे मूल्य हम अपना नहीं सकते, या लेखिका भी ये नहीं कहना चाहती कोई अच्छे मूल्य हम अपना नहीं सकते, लेकिन हर मूल्य उन्होंने लिए, इसका मतलब है कि हमें वो लेने ही चाहिए या उसका अनुकरण करना ही चाहिए, वो अपने जीवन में उन्हें स्थान देना ही चाहिए। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेखिका यही कहना चाहती है कि पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य, यहाँ पर हर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक चीज़ जो हमारे लिए नए मूल्य की जो हमारी खोज है, हमें तो वो हमें हमारे लिए जो नए मूल्य चाहिए वो तो शायद हमने ही बनाने चाहिए, लेकिन हम बनाने के बारे में सोचते नहीं है। हम आप खुद का कुछ निर्माण करते नहीं है। बस इतना ही है कि पश्चिमी दुनिया में ये चल रहा है, पश्चिमी दुनिया की ये सोच है, पश्चिमी दुनिया की ये मूल्य है, उनकी ये संस्कृति है, तो बिना हम अपने लिए उसे अपनाते हैं या उस हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनकी वो चीज़ उठा लेते हैं और हमारे जीवन में समाविष्ट कर देते हैं। तो ये पर्याय सही नहीं है, यही लेखिका को हमें समझाना है। तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन पर निर्भर क्यों रहे, और ऐसी चीज़ें, हर एक चीज़ उनसे उनकी बनी हुई है, हर एक मूल्य उनका बना हुआ हमारे लिए सही होगा ऐसा नहीं है। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना। लेखिका ये भी चीज़ मानती है और बखूबी जानती भी है। हमारे बहुत सारे मूल्य ऐसे हैं आज के इस युग में, आज के इस ज़माने में, आज के इस समय में, जो बहुत पुराने हो चुके हैं और समय के साथ ये टूट गए हैं, फूट गए हैं, खराब हो गए। आज के ज़माने में वो चल नहीं सकते, आज के काल के अनुरूप वो सही नहीं हो सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो गलत है और विज्ञान ने उन्हें पछाड़ दिया है।
तो हम ये पूरी तरह से, और लेखिका भी ये मानती है कि ऐसी चीज़ें जो टूट गई है, फूट गई है, जो काल के अनुरूप खराब है, ये हमें पता चल गई है, ऐसे मूल्यों को फिर से जोड़कर उसके आधार पर हम अपनी संस्कृति बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे तो इससे हमारी हानि होगी। ये लेखिका पूरी तरह से जानती है। जो चीज़ें समय के अनुरूप आज टूटी है, खराब हो चुके हैं, लोग उसे छोड़ चुके हैं, उसे फिर से आधार बनाना ये हमें ही कमज़ोर करा देगा, हमारे आधार को भी कमज़ोर करा देगा, हमारी संस्कृति को भी खराब कर देगा। ये नहीं चले, ये लेखिका जानती है। या यूँ भी कह सकते हैं कि अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। लेकिन ये चीज़ तो बिल्कुल है, लेखिका कह सकती है कि कोई अच्छी जो चीज़ है, अच्छी जो परंपरा है, उन अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में हम बदल सकते हैं। अच्छी परंपराओं को हम रूढ़ी बना सकते हैं। अब रूढ़ी और परंपरा का अर्थ लेखिका ने भी आगे बताया है, और अपनी बेटी को भी उन्होंने समझने के लिए कहा है कि आप अपने पुस्तकालय में जाकर उसका अर्थ खोजो। तो वो अर्थ भी आगे हम देखेंगे, वो समझ में आएगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर याद रखना, रूढ़ी का अर्थ क्या होता है? जो चीज़ एक बार समाज में रूढ़ बच जाए, शुरू हो जाए, तो उसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, उसे कहते हैं रूढ़ी। जो स्थिति, जो परंपरा समाज में कायम हो जाए, उसे बदलना लगभग बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे एक चीज़ को कहते हैं रूढ़ी। तो जो ऐसी परंपरा जो अच्छी है, उसे अगर हम रूढ़ी बना दें, जीवन या लोगों के जीवन का एक अंग बना दे, उसे अपनाना, उसको बदलना नामुमकिन या कठिन हो जाए, उसे तो आसानी से बदला नहीं जा सकता, ऐसी परंपरा अगर हम रूढ़ी में ढाल दे, तो हमारे कल्चर के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे आधार के लिए वो अच्छा हो सकता है। ऐसी लेखिका की सोच है। आगे देखिए, समय के साथ साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी नीति रूढ़ी है, समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छेड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। अब देखिए, दोनों शब्दों का अर्थ संक्षेप में यहाँ पर लेखिका ने समझाने की कोशिश की है। लेखिका कहती है कि रूढ़ी हम किसे कह सकते हैं, या रूढ़ी किसे कहा जा सकता है? तो समय के साथ जब समय आगे बढ़ता है, तो जब समय बढ़ता है तो अपना अर्थ खो चुकी, जो एक समय में शायद वो सही हो सकती है, लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता है तो पता चल जाता है कि वो आगे आने वाले समय में वो जो चीज़ थी वो आज वो काम नहीं कर रही है। तो वो जो जिस अर्थ से, जिस ज़रूरत के लिए वो कृति, वो कार्य, वो परंपरा चल रही थी, या वो जो रूढ़ी चल रही थी, वो आज के इस युग में, आज के इस काल में लाभदायक नहीं है। जो वर्तमान समय में अपना अर्थ खो चुकी हो, वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नहीं होती, और वर्तमान समाज को अगर वो चीज़ की जाए, उस रूढ़ी को फॉलो किया जाए, उसको पाला जाए, तो उसके कारण समाज पीछे जा सकता है। ऐसी नीति को रूढ़ी कहा जा सकता है। जैसे बाल विवाह, जैसी सती परंपरा, इन जैसे चीज़ों को हम रूढ़ी कह सकते हैं। समय के अनुरूप ये गलत है, ये बुरी चीज़ है, या अच्छी नहीं है। ऐसी रीतियों को, ऐसी नीतियों को हम रूढ़ी कह सकते हैं। समाज के लिए वो घातक है। बाल विवाह करना हमारे देश के लिए या किसी भी समाज के लिए घातक है। लेकिन जब तक ये पता नहीं था, तब तक चल रही थी ऐसी रूढ़ी जो समाज के लिए घातक हो सकती है, समाज को पीछे खींच सकती है। ऐसी चीज़ों को, ऐसे रीतियों को, ऐसे नीतियों को, ऐसे विचारों को हम रूढ़ी कह सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर गलत है। हम कोई भी, और लेखिका भी उसके समर्थन में खड़ी नहीं है, वो भी उसका विरोध करती है। वो निश्चित तौर पर समाज को प्रगति से भटकाती है, प्रगति से दूर ले जा सकती है, वो समाज को पीछे खींच सकती है, देश के विकास को रोक सकती है। सभी बुराइयां उसमें बसी है। निश्चित तौर पर ऐसी जो रीतियां हैं, ऐसी जो नीतियां हैं जो रूढ़ी में बदल चुकी हैं, वो निश्चित तौर पर लेखिका नहीं चाहती है। समय के साथ
अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती है। लेकिन आगे लेखिका ने यहाँ पर क्या बताया है, परंपरा का अर्थ बताया। परंपरा किसे कहते हैं? समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्य को छोड़ती है। मतलब समय बदलता है तो ऐसे मूल्य, ऐसी चीज़ें जो अनुपयोगी, उपयोग में नहीं आ सकती, ऐसे मूल्यों को, ऐसी चीज़ों को जो छोड़ देती है, और जो मूल्य समाज को जोड़ती है, समाज को जोड़ती है या समाज के उन्नति के लिए काम करती है, ऐसे मूल्यों को वो निरंतर जोड़ती बहती जो धारा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती, उसे परंपरा कहते हैं। अब यहाँ पर अनुपयोगी का अर्थ होता है जिसका कोई उपयोग ना हो, निरुपयोगी हम जिसे कह सकते हैं। तो ये जो किसी काम की न हो, ऐसी मूल्य जो छोड़ दे, और उपयोगी मतलब जिसको हम अपने जीवन में अपना सके, जो हमारे लिए लाभदायक हो, जो कोई हमारे लिए हर समय काम आ सकती है, तो ऐसे मूल्यों को जोड़ती है। और जो निरंतर मतलब हमेशा या लगातार, जो लगातार बहती धारा की तरह होती है, मतलब जो हमेशा बहती रहती है, जो हमेशा बदलती रहती है, हमेशा पुराना या खराब है वो बदलती छोड़ देती है, नया जो आया है, जो उपयोगी है, जो अच्छा है, उस मूल्यों को लेती है, पुरानी मूल्यों को, खराब मूल्यों को छोड़ती जाती है, अच्छे मूल्यों को जोड़ती जाती है। इस तरह से हमेशा जो बहती रहती है, हमेशा बदलती रहती है, ऐसी बहती धारा को परंपरा कहते हैं। और पहले हमने देखा था रूढ़ी जो बदलती ही नहीं है, एक बार जो रूढ़ हो गई, एक बार समाज में लिप्त हो गई, वो बदलने का नाम ही नहीं लेती। चाहे समय बदलो, चाहे कुछ भी बदले, उसमें परिवर्तन नहीं होता। जो स्थिर है उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता, उसे रूढ़ी कहते हैं। मतलब परंपरा और रूढ़ी में बहुत फर्क है। रूढ़ी ऐसी चीज़ है जो समय के साथ बदलती नहीं है, और समय बदलने के बावजूद वो कायम रहती है, और समय के अंतराल के बाद वो खोखली साबित होती है, तो समाज के लिए हानिकारक होती है। ऐसी चीज़ों को हम रूढ़ी कहते हैं। और परंपरा समय के अनुरूप बदलती रहती है। बुराइयाँ छोड़ती चली जाती है, अच्छाइयाँ अपनाती चली जाती है, पुराने मूल्य छोड़ती है, नए मूल्यों को अपनाती है, और ऐसे हमेशा बदलते और समय के अनुरूप वो बदलती रहती है, उसे परंपराएं कहते हैं। और इसीलिए परंपराएं हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यही यहाँ पर लेखिका हमें समझाना चाहती है, और अपनी बेटी को भी यहाँ पर समझाना चाहती है। यही अंतर है दोनों में। देखिएगा, कहते हैं रूढ़ी और परंपरा में यही अंतर है। रूढ़ी बदलती ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने मूल्य जो है, वो अपने घिसे फूटे मूल्य हम जिसे कह सकते हैं, या जो समय के अनुरूप बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, ऐसे मूल्यों को भी वो अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है, उसे हम रूढ़ी कह सकते हैं। और परंपरा जो समय के अनुरूप निश्चित तौर पर बदलती रहती है, उसे हम परंपरा कहते हैं। तो यही दोनों में अंतर है। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। इसमें रूढ़ी जो है वो स्थिर है, वो कभी बदलती नहीं है, लेकिन परंपरा जो है वो निरंतर गतिशील है, वो हमेशा ज़रूरत के अनुरूप बदलती रहती है, उसमें बदलाव होते हैं। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह, इसमें एक जो है परंपरा वो निरंतर बहता है, और वो निर्मल प्रवाह है, और बहने के कारण वो निर्मल रहता है। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, प्रवाह का अर्थ होता है धारा। तो ये हमेशा निरंतर बहने वाली एक स्वच्छ ऐसी धारा है, जो हर सड़ी गली रुखी को किनारे फेंक, और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता है। देखिए, जो धारा होती है ना, जो प्रवाह होता है ना, उसकी विशेषता ये होती है कि उसमें अगर कुछ खराब, कुछ ऐसी चीज़ें फेंकी जाए या आ जाए, तो वो अपने अंदर उसे रखती नहीं है। वो अपने धारा के अनुरूप, समय के अनुरूप, स्थान के अनुरूप भीतरी जो भी है रूढ़ी गली या खराब सड़ी गली चीज़ें जो होती है ना, वो किनारे पर फेंक देती है चलते चलते। और भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी जो अच्छी चीज़ें हैं ना, मूल्य है ना,
वो हमें हमेशा अपने अंदर समेटती चलती है। हम इसीलिए तो हम देखते हैं कि जो धारा में जो पानी बहता है वो कितना मधुर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ऐसी चीज़ें मिली होती है जिससे उसमें मधुरता प्राप्त होती है। हम अगर बरसात का पानी देखें तो बरसात के पानी में कोई हमें मधुरता नहीं मिलेगी, लेकिन वही जो बहने वाली धारा होती है उस धारा का पानी हम देखें तो उसमें हम मधुरता देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर ऐसी चीज़ें जो धरती से ऐसे मूल्य जोड़ लेती हैं उससे उसमें मधुरता आ जाती है। लेकिन वही पानी अगर बहना रुक जाए, थम जाए, एक जगह थम जाए, तो वही पानी सड़ जाता है, गल जाता है, खराब हो जाता है, वो पानी पिया नहीं जा सकता। लेकिन बहती धारा का पानी जो मधुर बन सकता है, उसमें सड़ी गली हर चीज़ को बाहर फेंकने की ताकत होती है, वो किनारे फेंक देती है। परंपरा भी ऐसी है और इसीलिए वो ऐसी उपयोगी मूल्यों को अपनाकर समेटकर आगे बढ़ती रहती है। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है। और इसीलिए लेखिका यहाँ पर कहना चाहती है कि जो टूटे फूटे मूल्य हैं, जो रूढ़ी बन चुके हैं, जो हमारे लिए घातक बन चुके हैं, जो समाज को पीछे खींचने का काम करते हैं, ऐसी जो रूढ़ियाँ हैं, रूढ़ियों में बसे हुए टूटे फूटे मूल्य है जो आज के लिए हमें लाभदायक नहीं है, उसे हमें छोड़ना ही होगा। उसे हमें अगर हम उसको मूल्यों को भरसक मतलब पूरी शक्ति से, भरसक मतलब उसका अर्थ होता है पूरी शक्ति से जोड़कर खड़ा करने लगेंगे तो उसमें कोई लाभ नहीं। वह हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारी रूढ़ियाँ इस तरह से सोचकर हमें ज़बरदस्ती उसे हम अपनाएंगे, पूरी शक्ति से देश में उसे अपनाने की कोशिश करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि समय के अनुरूप वो व्यर्थ हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो टूटे फूटे हैं, उसका कोई कीमत या उससे कोई लाभ होने वाला नहीं, समाज के लिए कोई फायदा नहीं है। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भर हरा कर गिरेंगे ही गिरेंगे। और इसलिए लेखिका कहते हैं कि ठीक है, आज अगर हम पूरी शक्ति से उसे जोड़कर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, कुछ समय तक चलेंगे, शायद हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा लंबे नहीं चल सकते। ठीक है, आज नहीं तो कल तो होना ही है। वे जो जर्जर है, वो जो टूटे फूटे खराब हुए जो मूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं, जो कमज़ोर है, जो बेकार हो चुके हैं, ऐसे जो मूल्य हैं वो निश्चित तौर पर बढ़ाकर गिरेंगे ही गिरेंगे। बढ़ाकर का अर्थ होता है तेजी से, तो वो आज नहीं तो कल गिरने ही वाले हैं, क्योंकि वो कमज़ोर ही है, वो खराब होने वाले या बेकार हुए ही मूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं, उससे कुछ लाभ होने ही वाला नहीं है। और इसीलिए वो ठीक है, कुछ समय तक हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ ही समय तक वो एक ना एक दिन टूटने ही वाले हैं। और इसीलिए हमें पहले से ही सोचना चाहिए कि ऐसे टूटे फूटे मूल्यों को हमें अभी छोड़ देना चाहिए, उसके लिए हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, लेखिका ने यही बात, अब जो हमारी खराब है वो तो छोड़ने के लिए वो कहती है कि उसे हमें छोड़ना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पश्चिमी देशों से आए हुए हर मूल्य फिर हम अपने छोड़ दें और उनके ले लें, तो ये भी सही बात नहीं है। यही उन्होंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। वो कहना चाहती है इस तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, हमारे देश के अनुकूल नहीं है, हमारे संस्कृति के, हमारे लोगों के अनुकूल नहीं है, वो मूल्य जो के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते। जो कि तो मतलब जैसे कि वैसे वो मूल्य हम अपने जीवन में नहीं अपना सकते, जैसे कि वैसे जैसे वो मूल्य उनके यहाँ है वो मूल्य हम ले लें और अपने यहाँ अपनाएं और उसी तरह से व्यवहार करने लगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे अपनी अलग परंपराएं है, अपनी अलग पद्धति है। अब हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, हमारी अपने अपने देश की, हमारे लोगों की अपनी अपनी विवाह पद्धति है, उसके अनुरूप हम विवाह करते हैं। अगर उन पश्चिमी देशों में कुछ अलग पद्धतियाँ हैं वो हम यहाँ पर लेकर आए और उसकी तरह करने लगे तो नहीं चलेगा। इसका मतलब यह है कि उनके मूल्य जो है, उनकी जो परंपराएं हैं वो उनके अनुरूप उन्होंने बनाई है, जो कि वो उनकी तरह अपने आवश्यकता के अनुरूप उनका प्रयोग करता है। लेकिन उन्होंने प्रयोग किया उसका मतलब जो के तो का अर्थ होता है जैसे कि वैसे। अगर हम यहाँ पर उनको अपनाएंगे, हमारे जीवन में उनको समाएंगे, उसकी तरह व्यवहार करेंगे, हमारे समाज को उस जैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएंगे, वो मूल्य यहाँ पर काम नहीं करेंगे, वो
जैसे वहाँ पर उगने वाले पेड़ अगर हम यहाँ पर उगाने की कोशिश करेंगे तो उगाए नहीं जा सकते जैसे कि वैसे। अगर उगाने की ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे, उगाएंगे ही, उसे लगाएंगे ही, तो वो पौधे फलीभूत नहीं होंगे। देखिए, अगर उगा पहले तो उगेंगे ही नहीं, ज़बरदस्ती कोशिश मतलब वो मूल्य हमारे यहाँ चलेंगे ही नहीं। अगर चलेंगे, हम ज़बरदस्ती कोशिश किए और उसे उन मूल्यों को समाज में अपनाने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है, वो अगर मूल्य समाज में चले भी गए, उग भी गए, उगाएंगे, तो भी वो पौधे फलीभूत नहीं होंगे। फलीभूत होना का अर्थ जो है वो होता है फल में परिणत होना, फल में परिणत होना या परिणाम निकल आना। लेकिन यहाँ पर जो मूल्य जिसके लिए हमने उन मूल्यों को बनाया लगाया था, जिस कारणवश वो परिणाम यहाँ पर नहीं देंगे, वो फायदा नहीं देंगे। वो पौधे होंगे, उगाएंगे तो सही, या निकल तो आएंगे, लेकिन उससे जो फल की अपेक्षा हमें है वो फल प्राप्त नहीं होगा। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमने जो जिस उद्देश्य से उसे लाया था, बनाया था, अपनाया था, वो उद्देश्य अगर नहीं सफल होगा। हमने आम का पौधा लगाया किस लिए? क्योंकि हमें आम के फल चाहिए इसलिए। लेकिन अगर वो पौधा हमें फल ही नहीं देगा, वो शायद पहले तो अगर उगने का उसका सामर्थ्य नहीं होगा उस भूमि में, उस वातावरण में, तो उगेगा ही नहीं। लेकिन ज़बरदस्ती हमने बहुत ख्याल रखा या बहुत सारी चीज़ें की और उसे उगाया, लेकिन उगने के बावजूद भी उसके लिए वो स्थिति सही नहीं है, तो वो फल नहीं देगा। और फल नहीं देगा तो उस आम को लगाने का हमारा उद्देश्य जो है, फल, उसका फल प्राप्त करना, वो पूरा नहीं होगा। और फल ही नहीं मिलेगा तो फिर उस फल पौधे को लगाने से लाभ क्या? यही सोच हमारी उस समय बन जाएगी। देखिए, उसी तरह से ये मूल्य जो पश्चिमी दुनिया से है, वो मूल्य हमने जो कि यहाँ पर लाए, उसे समाज में लगाया, उगाया, उगाए नहीं जा सकते, फिर भी हमने उगाया। अगर उग गए तो भी उससे फल नहीं मिलेंगे जो फल की हमें अपेक्षा है। मतलब जिस तरह की समाज परिवर्तन की हमारी अपेक्षा है, जिस तरह समाज को आगे बढ़ाने की हमारी अपेक्षा है, जिस तरह से समाज को हमें उन्नत करने की अपेक्षा है, उसी उद्देश्य से हमने उन मूल्यों को लाया था। लेकिन वो मूल्य यहाँ पर काम नहीं करेंगे, शायद वो फलीभूत नहीं होंगे। मतलब जो लाभ हमें चाहिए वो लाभ नहीं मिलेंगे, होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे। अगर थोड़े बहुत दिखने भी लगेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे नहीं। देखिए, देखिए आपकी सोच कितनी गहरी है। अगर फल लगेंगे भी, फलीभूत होंगे भी उद्देश्य, तो भी जल्दी झड़ जाएंगे। मतलब लंबे समय तक नहीं चलेंगे वो फल, अच्छे नहीं बन, पूरे पूरे अच्छे नहीं बन पाएंगे। वे फल हमारे किसी काम में नहीं आएंगे और उससे हमारे जो उद्देश्य हो पूरे नहीं होंगे। हमारा जो समाज परिवर्तन, हमारी जो भी उद्देश्य से हम उन मूल्यों को यहाँ पर लाए थे, या जिस उद्देश्य से उन मूल्यों को हमने अपनाया था, उस उद्देश्य की परिपूर्ति नहीं हो सकती हमारे परिवेश में। ये लेखिका को यहाँ पर कहना, हमारे सामने रखना है, या अपने बेटी को उनको समझाना है। कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया। देखिए कि किसी चीज़ को जैसे के तैसे एक अलग दुनिया से लाकर अपनी दुनिया में उसे बसाना, ये आसान बात नहीं है। पहले तो वो बस ही नहीं पाएगी, अगर बस भी गई तो वो सही तरह से काम नहीं करेगी। वो जो अपेक्षा जिसके लिए हमने वो चीज़ को लगाया था, उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर करना भी शुरू कर दिया तो वो सही पूरी तरह से या पूरी क्षमता से वो काम नहीं करेंगे और लंबे समय तक नहीं करेंगे, क्योंकि उसका वो परिवेश ही नहीं है। अगर वो काम करना भी शुरू कर दिया तो थोड़े समय तक और वो खराब हो जाएंगे, फिर जैसे कि तैसे सीधी बन जाएंगे। और अगर ऐसा है तो फिर उस चीज़ का लाने का फ़ायदा ही क्या? यही लेखिका ने हमें समझाने की कोशिश की है। बहुत सुंदर तरीके से अपनी बेटी को भी उन्होंने यहाँ पर समझाया। मुझे लगता है पत्र का ये अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया है। लेखिका समझती है कि जिस तरह के विचार उन्होंने अपनी बेटी के सामने रखे हैं, वो काफ़ी सोच विचार के बाद, और बहुत ऊंचे ऊंचे ख्याल है, बहुत मतलब ऊंचे ऊंची बातें उन्होंने वहाँ पर रखी है, और यही वो खुद भी जानती है। और उन्होंने कहा है कि ये जो अंश मैंने आपको अभी तक आपको समझाया, या जो बातें मैंने तुम्हें कही है, कुछ भारी, कुछ गंभीर विचार हम कह सकते हैं, वो गंभीर विचार है, कुछ भारी है, समझने के लिए कोई दिक्कत आ रही होगी। बेहतर है अपनी संस्कृति और परंपरा को ठीक से समझने के लिए
फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना। और लेखिका ने कहा है कि बेहतर इससे अच्छा है कि मैं अभी समझाऊंगी और तुम पूरी तरह से समझ जाओगी। हमारे संस्कृति जो है, हमारी परंपरा जो है वो बहुत बढ़िया है, बेहतर है, सब चीज़ें हैं उसके अंदर, सब चीज़ों का विचार किया गया है। लेकिन मैं यहाँ पर समझाने जाऊँगी तो तुम्हारे लिए वो भारी हो जाएगा, समझने के लिए उतना आसान नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि जब भी तुम्हें फुर्सत मिल जाएगी, फुर्सत का अर्थ होता है खाली समय, जब भी तुम्हें कुछ खाली समय मिल जाएगा तो उस समय में इस संस्कृति से संबंधित, अपनी परंपराओं से संबंधित बहुत सारा साहित्य है, उस साहित्य को लेकर आओ, उसे पढ़ो। उस साहित्य को पढ़ने के बाद तुम्हें इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़के के लिए ज़रूरी है। और ये उन्होंने कहा क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों समझना चाहिए संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि यह क्या है, हमारी बुनियादी जानकारी है। बुनियादी का अर्थ होता है मौलिक, हमारे मौलिक, बहुत मूल्यवान ऐसी जानकारी है, मौलिक ऐसी जानकारी है, हमारे बेस है, बुनियाद है। और ये जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए, या हर भारतीय के लिए, हम लड़की नहीं, हर भारतीय के लिए ज़रूरी है, जिससे वह अपनी धरती, जिससे क्या, वो अपनी धरती, अपने जड़ों को अच्छी तरह से पहचान सके, जिससे अपने देश को, अपने जड़ों को, अपने संस्कृति को, अपने कल्चर, सभी चीज़ों को समझ सके। अपने देश को समझना है तो हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को हमें समझना होगा, तभी हम अपने देश को समझ पाएंगे। यही एक मार्ग है और इसके लिए हमें पढ़ना होगा, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को समझना होगा, उसका अध्ययन करना होगा। और जब हम ये करेंगे तभी हम समझ पाएंगे, ऐसा लेखिका को लगता है। और वो अपने बेटी को भी समझाने की कोशिश यहाँ पर कहते हैं। लेखिका आगे कहते, देखिए, यह तुम्हारी सहेली। अब लेखिका कुछ शायद उसने अपनी लेखिका के बेटी ने, मतलब सुगंधा ने, अपने माँ को पत्र लिखते समय अपनी सहेली के बारे में कुछ बात अपने माँ से की थी, कुछ उसके बारे में बोला था। और उस पत्र के माध्यम से अपने माँ से वो कुछ सुझाव चाहती थी, उसके बारे में कुछ विचार वो चाहती थी, उसके लिए कुछ मार्गदर्शन चाहती थी। और इसीलिए उस विषय को शुरू करते हुए लेखिका ने अब यहाँ पर कहा है कि यह तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह एक सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। अब रचना के बारे में लेखिका ने शुरू किया था। लेखिका यहाँ पर कहना चाहती है, देखिए क्या कहना चाहती है कि तुम्हारी जो सहेली है रचना, जिसका नाम रचना है, ये रचना के संदर्भ में जो प्रसंग पत्र में शायद सुगंधा ने उसे लिखा था, उस प्रसंग, वो जो प्रसंग है उस प्रसंग में, इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रहे। जो सीमा रेखा है, कौन सी सीमा रेखा, जो हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति की जो सीमा रेखा है, और विदेशी, ये सारी जो चीज़ें अब तक लेखिका ने बताई थी, अपनी बेटी को समझाई थी, उसमें ये सारी जो सीमा रेखाएं हैं, उन सीमा रेखाओं को वो रचना नहीं समझ पा रही है। जो मैं कहना चाहती हूँ, जो सारी चीज़ें रूढ़ी, हाँ, परंपरा हो, पुरानी चीज़, ये सारी जो चीज़ें अभी तक लेखिका ने कही हैं, उनमें जो सीमा रेखाएं बनी हुई है, उन सीमा रेखाओं को वो समझ नहीं पाई है, अपने जड़ों को वो समझ नहीं पाई है। यही वो कहना चाहती है। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है यह, एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। अब लेखिका ने अपना विचार विस्तृत कर दिया। लेखिका कहती है कि बस रचना ही ये इन सभी समस्याओं को फेस नहीं कर रहे, रचना ही इसके लिए संघर्ष नहीं कर रही, उसके मन में ही ये दुविधा नहीं है। ये दुविधा, ये समस्या, ये सारी चीज़ें एक पूरी पीढ़ी के है, मतलब ये पूरी जो पीढ़ी है, ये जो जनरेशन है, इस स्थिति से गुजर रही है, इसके लिए लड़ रही है, इसके लिए संघर्ष कर रही है। वो दोहरे मन में है, वो सोच रही है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी परंपरा और रूढ़ियों को आगे बढ़ाना चाहिए, या पश्चिमी दुनिया की ये जो मूल्य है उसको अपनाने चाहिए। इस द्वंद्व में फंसे हैं, क्योंकि पश्चिमी दुनिया की चकाचौंध, उनकी उन्नति देखकर हर किसी को उसकी ओर खींचना स्वाभाविक है, और हमारे नौजवान भी उस स्थिति को देखकर उसकी ओर खींचे जा रहे हैं। लेखिका भी ये समझती है। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, उनकी चीज़ें हमें अपनी यहाँ पर उस तरह के लाभ नहीं देंगी जिस तरह की उनकी आदत है, क्योंकि वो उनकी जगह, उनकी सोच है, हमारी जड़ें अलग हैं।
हमारी संस्कृति अलग है और हम उन चीज़ों को अपने यहाँ अपनाने की कोशिश करेंगे तो शायद सफल नहीं हो पाएंगे या वो लाभ नहीं देंगी, यही वो समझते हैं। और सबसे पहले हमें हमारे अंदर झांकना होगा, हमारी संस्कृति हमारे कल्चर को देखना होगा, हमें रूढ़ि और परंपरा का फर्क समझना होगा, उसकी सीमा रेखा तय करनी होगी और फिर हम इस संघर्ष को सही तरह से निपटा पाएंगे। लेकिन हम ये सब चीज़ों को छोड़ देते हैं और बने बने और हम जैसे कहते हैं कि पश्चिमी लोगों की वो जो चीज़ है उस चीज़ों को अपनाकर हम अपने आप खुद को भाग्यवान या आधुनिक कहने का दावा करते हैं। यही एक चीज़ है, लेखिका यही यहाँ पर समझाना चाहती है। ये पूरी पीढ़ी इस तरह से इस संकट में फंसी हुई है, इस संघर्ष को करती चली आ रही है। एक पूरी पीढ़ी का ये संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जीवन को ही जानती पहचानती है। ये सबसे दुखद चीज़ है और लेखिका भी यही चीज़ को, नई पीढ़ी को नए मूल्य चाहिए, स्वाभाविक है, उनकी सोच गलत है ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता कि वो गलत सोच रहे हैं। उनको नए मूल्य चाहिए, समय के अनुरूप नए मूल्यों की उनकी मांग है, वो सही है। और इसलिए अगर नए मूल्य चाहिए तो उन्हें पुराने मूल्यों को काट फेंकना होगा, पुरानी चीज़ों को या जो बेकार है या जो कमज़ोर है, जो आज के युग के लिए लाभदायक नहीं, उसे काट फेंकना वो चाहती है। सही है, बिल्कुल सही है, लेखिका भी उसे मानती है। पर लेखिका इससे आगे का जो भाग है नई पीढ़ी का, उससे सहमत नहीं। वो क्या कहती है आगे, नए मूल्य जो पुराने काटकर नए मूल्य जो चाहते हैं, उन नए मूल्यों के नाम पर जो पश्चिमी मूल्यों को ही वो अपनाना चाहते हैं या उनको ही स्थान देते हैं, वो चीज़ें सही नहीं। नए मूल्य तुम्हें चाहिए ना, तो वो नए मूल्यों को अपने तरह से निर्माण करो, अपनी आवश्यकता के अनुरूप निर्माण करो और खुद निर्माण करो, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आज की पीढ़ी इस तरह नहीं देखती, वो बने बनाए वो जो पश्चिमी मूल्य है उसको ही सिर्फ जानती है पहचानती है, वही उनको ही वो मूल्य मानती है, यही सबसे बुरी बात है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है, वो खुद के नहीं बनाना चाहती, उधार उनके बने हैं वो अपनाते हैं, उन्हीं मूल्यों को लाने उधार लेकर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहती है, उससे ही काम लेना चाहती है। नए मूल्यों का निर्माण का दमखम अभी उनमें नहीं आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो है हमारे हिसाब से हमारे लिए नए मूल्य चाहिए, तो वो नए मूल्य हमें खुद बनाने होंगे, ये सबसे आवश्यक बात है और यह चीज़ वो कहना चाहती है। लेकिन ये जो नई पीढ़ी है, इन नई पीढ़ी को इस नए मूल्यों के निर्माण का जो दमखम होना चाहिए, जो साहस होनी चाहिए, जो हिम्मत होनी चाहिए, वो हिम्मत इनमें नहीं है। वो अपने हिसाब से अपने लिए नए मूल्य बनाने का काम नहीं करती या उतनी हिम्मत उनमें नहीं है। वो बस उन पश्चिमी देशों में बने हुए मूल्यों को अपनाने में ही बहादुरी समझते हैं, उसको ही अपनाते हैं, उसकी तरह ही आगे बढ़ने का काम करते हैं। यह चीज़ लेखिका को बहुत दुख दे रही है, या हमें वो समझाना चाहती है कि ये नहीं है, हमें दमखम होना चाहिए, अपने मूल्य हमने खुद बनाने चाहिए, यही वो कहना चाहती है। सुनो, लेखिका आगे अपनी बेटी से कहती है, सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकना होगा। सबसे पहले नए विज्ञान को अगर नए मूल्यों को अगर निर्माण करना है, नए मूल्यों को अगर हमारे अपने समाज में स्थापित करना है, तो उसके लिए नए ज्ञान और विज्ञान को हमारे देश में हमें पहले लाना होगा, उसे बसाना होगा, निर्माण करना होगा, टिकाना होगा। लोगों की सोच उस तरह से ज्ञान विज्ञान के आधार पर आगे बढ़े, इस तरह से बननी होगी। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमा, जो हमारा सामर्थ्य है, हमारी शक्ति है, हमारी जो सीमा है, हमारे जो बॉर्डर है, सबसे महत्वपूर्ण है, उसी से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। पगडंडी का अर्थ होता है पैरों से चलकर बना हुआ जो रास्ता है, उसे कहते हैं पगडंडी। तो ये जो पगडंडी काटनी है, मतलब उसे पूरा करना है, ये बहुत कठिन रास्ता है। और ये रास्ता अगर पार करना है तो अपने सामर्थ्य पर, अपने सीमा में रहकर ही हमें
आगे बढ़ना होगा, उस ज्ञान विज्ञान का। अब आज अचानक हम कह सके कि पूरे देश में ज्ञान विज्ञान का फैलाव कर दो और सभी लोगों को ज्ञान विज्ञान से परिचित कर दो, ये असंभव है। क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए जो सामर्थ्य है, हमें अपने ही सामर्थ्य के बलबूते पर, हमारी जो क्षमता है उसके बलबूते पर आगे बढ़ना होगा। और साथ ही साथ हमें हमारे सीमाओं में रहकर ही हमें उस रास्ते को काटना होगा, उस चीज़ तक पहुंचना होगा, नए ज्ञान विज्ञान को अपनाना होगा, नए मूल्यों को निर्माण करना होगा। ये पगडंडी काटने का साहस ही पहले ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारे अंदर पहले ये रास्ता बनाने की, या नया ज्ञान विज्ञान के मूल्यों को निर्माण करने की, या खुद के नए मूल्य निर्माण करने का सबसे पहले हमारे अंदर साहस होना चाहिए। पहले हिम्मत होनी चाहिए। साहस का अर्थ है हिम्मत। पहले हिम्मत तो होनी चाहिए। आगे की बात तो बहुत करने या ना करने, ये तो बहुत पहले तो हिम्मत ही नहीं हम कर सकते हैं, या उसके बारे में सोचने की हमारी हिम्मत ही नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल है। और इसलिए अगर ये पगडंडी काटनी है, ये रास्ता हमें काटना है, या ये मुश्किल रास्ता हमें आगे बढ़ाना है या उसको पार करना है, तो हमें साहस बांधना होगा। सबसे पहले हमें साहस उत्पन्न करना होगा, और फिर नए चौड़ी राह उसी से खुलती दिखाई देगी। और फिर ये पगडंडी जब हम काट लेंगे तो हमें पता चलेगा, या मुश्किल रास्ता हम काट लेंगे तो पता चलेगा कि एक नई चौड़ी अच्छी मजबूत ऐसी राह, जिसे हम कह सकते हैं कि वो खुलेगी, वो दिखाई देगी। लेकिन कब? पहले तो है कि अब मान लीजिए कोई उदाहरण है, हम देखें कि कोई बड़ा सा हाईवे है, एक बड़ा रास्ता है, राष्ट्रीय महामार्ग हम कह सकते हैं, ऐसा रास्ता है, और हम ऐसे जगह पर फंसे हुए हैं या ऐसे जगह पर बसे हुए हैं जिस जगह से उस रास्ते तक जाने के लिए बीच में कोई ऐसा खराब पगडंडी या पैरों से बना हुआ, मतलब कोई रास्ता ऐसा बना हुआ नहीं है जो बनाया हुआ है या अच्छे से उसे बनवा कर, ऐसे ही जैसी ज़मीन है उस पर ही आ जाकर वो पड़ा हुआ है, तो वो कठिन है, जाने के लिए तकलीफ देता है। लेकिन अगर हमें उस हाईवे तक पहुंचना है तो हमें उस रास्ते को काटना ही पड़ेगा, और वो काटने के लिए कोई चीज़ नहीं आएगी, हमें अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपनी सीमाओं में रहकर उसको हमें काटना पड़ेगा। अगर हमें उस बड़े रास्ते तक पहुंचना है, उस स्थान तक पहुंचना है, तो हमें इस रास्ते को काटे बिना हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। और ये काटना है तो हमें अपने बलबूते पर वहाँ पर जाना होगा। लेखिका यही हमें कहना चाहती है, बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहती है कि हमें कुछ नया निर्माण करना है, उच्च स्थान पर जाना है, ज्ञान विज्ञान का प्रसार करना है, हमने हमारे समाज को विज्ञान के आधार पर आगे बढ़ने वाला समाज बनाना है। बिल्कुल सही सोच है, गलत कुछ भी नहीं है। अंधश्रद्धाओं से निकाल कर, सही बात है, ये करना हमें होगा, करना आवश्यक है। लेकिन ये सिर्फ लोगों को ऐसे बोलकर नहीं हो सकता। लोगों को उसके लिए हमें क्या करना होगा? लोगों में उसका ज्ञान भरना होगा, उसे पढ़ाना होगा, उन्हें समझाना होगा। और ये वो लोगों ने किया है, इसका मतलब हमारे लोग भी करेंगे ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जो जिस हाईवे पर, वो जिस स्थान पर वो लोग पहुँचे, उस स्थान पर हमें भी पहुँचना है। लेकिन वो पहुँच चुके हैं, उनकी सोच, उनकी चीज़ें सब अलग थी। हम भी उसकी तरह ही सोच कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे उस स्थान तक पहुंचने के लिए बीच में ये जो पगडंडी, ये जो कठिन रास्ता है, वो हमें पार करना होगा। और वो पार करने के लिए हर कोई, किसी की क्षमता नहीं है। वो हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। हमें अपने जो भी हमारी बची कुची स्थिति है, जो भी हमारा सामर्थ्य है, जो भी हमारी क्षमता है, उनको देखना होगा। हमें हमारे सीमाओं को पहचानना होगा, और उसके आधार पर हम धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना होगा। नहीं तो हम आधे रास्ते में ही पटक जाएंगे, हम आधे रास्ते में ही कमज़ोर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमने उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को, उस चीज़ को नहीं पहचाना और उनके अनुरूप हमने रास्ता नहीं काटा, इस पगडंडी से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, तो हम शायद आधे में ही लटक जाएंगे और कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। यही चीज़ वो लेखिका कहना चाहती है। ये पगडंडी को हम काटेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये रास्ता हम काट सकते हैं, ये पहले सोच तो होनी चाहिए। हाँ, बहुत गहरी खाई है बीच में,
पता है, लेकिन हमारे अंदर वो सामर्थ्य हम काट सकते हैं। ये अगर हम पहले विश्वास निर्माण करें तो हम फिर रास्ता काटना शुरू कर देंगे, और उस साहस के जरूरी ही हम आगे बढ़ेंगे और ये रास्ता काट लेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें वो उम्मीद की नई सड़क, नई रास्ता, वो नया मार्ग, वो नया जगह जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच सकते हैं। वो अपनी बेटी को कितनी सुंदर तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हम अपने बलबूते पर करें तो अच्छा है। तुम अपनी सहेली, अब देखिए आगे वो समझाते हैं, तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में यूं टूटकर हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। देखिए, जब बच्चे किशोर उम्र में होते हैं, युवक होते हैं, तो उनमें वो जो जुनून हम कह सकते हैं, वो जो किसी चीज़ को गुजरने का जो जज्बा होता है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन क्या है कि वो सिर्फ बोलने या हम कह सकते हैं कि उनके वो पहनापन उनके विचार बोलने में ही होता है। असलियत में जब वो सब चीज़ें करने की नौबत आ जाती है तो शायद वो वहाँ पर पूरे नहीं पड़ते, या वो वहाँ पर उतनी कोशिश नहीं करते। लेखिका उन्हें वही उसकी शैली जो रचना है वो भी उसी तरह की, वो आधुनिक विचार रखने वाली शायद लड़की है, और उस लड़की की जो विचार है वो इस तरह की है कि मैं दुनिया को या समाज को बदल दूंगी मेरे तरह से, या मैं इस तरह का बिहेवियर रखूंगी, इस तरह की सोच शायद वो चाहती है कि समाज में क्रांति आ जाए, और उस तरह की बातें वो करती है। लेखिका कहती है कि ऐसी रचना जो बातें कर रही है समाज को बदलने की, समाज में क्रांति लाने की, क्रांति किसे कहते हैं, कुछ बहुत कम समय में बहुत बड़ा परिवर्तन, बदलाव हो जाए, उसे क्रांति कहते हैं। और उस क्रांति का अर्थ होता है बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा बदलाव जब होता है उसे क्रांति कहते हैं। अविश्वसनीय ऐसा बदलाव उसे क्रांति कहते हैं। एक झटके में सारा बदल जाए उसे क्रांति कहते हैं। तो वो कहना चाहती है कि क्रांति जैसे बड़े बड़े शब्द जो है उसके बारे में जो बातें करना जो होता है वो आसान होता है। कोई भी कमरे में बैठकर उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कह सकता है, रचना भी कह सकती है, रचना ने भी कही होगी। वो बातें करना आसान है, लेकिन असल में जीवन में, वास्तविकता में, धरती पर उसको बदलना इतनी सीधी बात नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है। यही लेखिका अपनी बेटी के माध्यम से रचना को समझाने के लिए कहती है कि कोई छोटी सी भी क्रांति अगर कर दिखाना है ना, वो भी बहुत कठिन काम है। समाज में छोटा सा भी बदलाव करना है ना, तो इतनी आसान नहीं है। वो छोटा सा भी बदलाव करना भी बहुत बड़ी बात है, और एक ही झटके में यूं ही टूटकर हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। और एक ही झटके में देखिए, हम कह सकते हैं कि समाज में बदलाव करना बहुत कठिन बात है, लेकिन अगर कुछ न हो जाए, या अच्छा हम कह सकते हैं कि अपनी इच्छा के अनुरूप न हो जाए, और एक ही झटके में सब बिखरता हुआ दिखाई दे, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति जो है एक ही झटके में टूटकर हार बैठ जाना, तो वो क्या है, निहायत मूर्खता। निहायत का अर्थ होता है अत्यधिक या पूरी तरह से, वो पूरी तरह से मूर्खता कही जा सकती है। एक तो क्रांति, बड़ी बड़ी क्रांति अगर समाज में हमें करना है, दुनिया को बदलना है या देश को, समाज को बदलना है, तो वो क्रांति ऐसे बातें करने से नहीं होगी। उसके लिए तो परिश्रम करने पड़ेंगे, और हमने छोटे से परिश्रम कर दिए और अब हमें लगा कि उसमें सफलता नहीं मिली है, तो हम क्या करते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बैठ जाते हैं, और एक कोने में वो सब चीज़ों से फिर अलग हो जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। तो ऐसा करना भी मूर्खता है। तो क्रांति करने के लिए तो बहुत सामर्थ्य लगेगा, बदलाव करने के लिए, और उसके लिए हमेशा लड़ना होगा, हर चीज़ से, हर स्थिति में लड़ना होगा। चुप कर अगर बातें करके हम चुप कर हार कर बैठ गए, तो
वो तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। यही लेखिका वहाँ पर कहना चाहती है। मतलब ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो। लेखिका उन्हें वो समझाना चाहती है कि वो चीज़ें इतनी आसान नहीं जितना तुम सोचते हो, क्योंकि अगर तुम उतने आसानी से बदलने ये सोच रखते हो तो थोड़े ही समय में तुम सब कुछ हार कर एक कोने में बैठ जाओगे। और ऐसा करोगे तो फिर वो तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि तुम्हारी बातें जिन्होंने या पहले जिसने सुनी होगी वो सब ये बदलाव या ये स्थिति को देखकर हंसेंगे, तो वो मूर्खता होगी। यही लेखिका उन्हें समझाना चाहती है। इसलिए वो हमेशा निहत कोशिश करते रहे, यही वो कहना चाहती है। फिर अभी तो वो प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है वो जो रचना है। लेखिका कहती है कि अभी वो फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष पहले या अध्ययन के पहले वर्ष में, कॉलेज के पहले वर्ष में है, और वो भी पूर्वार्ध मतलब पूर्व का अर्ध, अर्ध मतलब आधा समय, मतलब उसका जो अध्ययन का समय प्रथम वर्ष का या पहले वर्ष में पढ़ रही है, वो फर्स्ट टर्म का ही पूर्वार्ध अर्थ होता है। पूर्व मतलब पहले का, अर्ध मतलब आधा समय, मतलब फर्स्ट टर्म में ही है, ऐसा वो कहना चाहती है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, अभी से उसे ऐसा मतलब ये जो क्रांति ये सारी चीज़ें वो कहना चाहती है ना, उसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। एक झटके में सब टूट जाएगा, बिखर जाएगा, हार बैठेगी ये सब, और फिर वो तो सब बड़ी मूर्खता होगी। और इसीलिए अभी तो उसने शुरुआत की है, ऐसे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ज़रूरी हो तो सोच समझकर वे अपने दोस्तों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो लेखिका सुगंधा को कह रही है कि अभी तो उसने ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे उसे आगे चलकर परेशानी हो और वह टूट बिखर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी तुम क्या करो, ज़रूरी हो तो उसे सोचो, सोचकर समझाकर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकती है। या कुछ ऐसी चीज़ें उसके जीवन में, क्रांति की कुछ ऐसी उसके जीवन में है जिसके कारण वो कुछ बदलना चाहती है वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कर रही थी। तो लेखिका अपनी बेटी को कह रही है कि उसे समझाओ, सोच कर समझ कर वो जो दोस्ती है वो दोस्ती को आगे बढ़ा सकती है, वो रिश्ते जो है वो आगे बढ़ा सकती है या उसमें कुछ बदलाव कर सकती है। लेकिन अभी एक ही समय में झट से सब कुछ बदलना वो मुमकिन नहीं है या वो अच्छा नहीं होगा, ऐसा वो कहते हैं। अब देखिए आगे, कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचें, परखें। यहाँ पर जो चीज़ें जिस तरह का वर्णन आया है उससे हमें पता चल जाता है कि लेखिका किस विषय पर यहाँ पर कहना चाहती है या किस विषय पर यहाँ पर अपनी बात रखना चाहती है। वो है कि कॉलेज में शुरुआती दौर में या जो रचना है उसे किसी कॉलेज के ही किसी अपने मित्र के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। वो उसे प्रेम समझ बैठी है और वो सोचती है कि वह उसके साथ अपने जीवन को गुजारना चाहती है, वो अपना जीवन उसके साथ गुजारना चाहती है। और वो ये नई क्रांति की जो ये भाषा है वो उसी के लिए, ये जो मूल्य है वो पश्चिमी दुनिया से, यही वो तो लेखिका कहना चाहती है कि उनके जो रिश्ते, उनकी जो सोच है उनकी तरह ये भी सोचने लगी, और उसी तरह से समाज की ये सारी चीज़ें तोड़ मरोड़ कर या सारी बातों को तोड़ मरोड़ कर वो कहती है कि मैं अपने मर्जी से जिसे पसंद करती हो उससे शादी करना चाहती हो। और वो इस तरह से लेखिका इसके बारे में किस तरह से मार्गदर्शन करती है और किस तरह से रास्ता दिखाती है वो हमें देखना चाहिए या उसे समझना चाहिए। तो वो कहती है कि कॉलेज जीवन की पूरी अवधि जो है, अवधि मतलब समय, वो पूरा जो समय है तुम्हारे पास कॉलेज जीवन का, मतलब 2-4 साल का जो भी कॉलेज तुम करोगी, वो 4 साल का पूरा कॉलेज का समय तुम्हारे पास है। उस काल में तुम क्या कर सकती हो, इस क्षेत्र में, इस लिए तुम्हारे जीवन में ये जो चीज़ें होने वाली है उसके बारे में तुम क्या कर सकती हो। तो सबसे पहले कि उस अवधि में तुम निकट मित्रों की तरह रहकर, एक अच्छे मित्र या हम कह सकते हैं कि जिसे हम क्लोज फ्रेंड कहते हैं, कि क्लोज फ्रेंड या निकट मित्रों की तरह तुम रहो, एक दूसरे को देखो, जानो, जांचो, परखो। अब देखिए ये सभी चीज़ें आवश्यक है। दो लोगों को अगर जीवन भर साथ रहना है तो साथ रहने के लिए एक दूसरों को
अच्छी तरह से देखना पड़ता है, एक दूसरे को जानना पड़ता है, एक दूसरे की आदतें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जीवन भर साथ निभाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें उन्हें देखनी पड़ेंगी, फिर एक दूसरे को जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, सही मायने में उसे टटोलना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बनो। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दूसरे की राह का रोड़ा बनना। इसका अर्थ, ये जो मुहावरा है, ये मुहावरा का अर्थ होता है उन्नति में बाधा बनना। एक दूसरे की उन्नति में बाधा मत बनो, एक दूसरे के प्रेम में अंधे होकर एक दूसरे के सभी मतलब आगे के जीवन में उसका करियर आगे का सभी चीज़ें जो है उसको खराब मत करो, उसको नष्ट मत करो, उसकी प्रगति में या अवरोध मत बनो। तो एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनो आगे बढ़ने के लिए, उसकी आगे के जीवन को अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए, सही शिक्षा, सही रास्ता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की प्रेरणा बनो, ताकत बनो, परस्पर विकास में सहभागी बनो। सहभागी मतलब उसका अर्थ होता है साथी, एक दूसरे के लिए साथी बनो, एक दूसरे के हम कह सकते हैं कि मदद करो, जिससे एक दूसरे का विकास हो सके, एक दूसरे की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सकते, एक दूसरे की मदद के लिए साथ हो सके, ऐसा तुम बनो एक दूसरे के लिए, ऐसा लेखिका कहती है प्रेरणा के लिए। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों और कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी और न ही असफल। देखिए कितनी सुंदर, मतलब अच्छी तरह से लेखिका ने यहाँ पर समझाया है कि सबसे पहले तो उनके पास समय है, पूरा कॉलेज का समय, वो कॉलेज का समय उनको पढ़ाई के लिए मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, तो वो तो उनका मुख्य जीवन में मुख्य कार्य वो तो करना ही है। साथ ही साथ उस समय में और एक काम कर सकती, क्या कर सकते, वो पूरे समय एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे को मतलब जिससे वो आकर्षित हुई है, जिससे वो प्रेम करती है, उसके साथ वो एक घनिष्ठ मित्र बनकर, एक निजी मित्र, निकट मित्र बनकर एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को देखे, जाने, परखे, पहचाने, एक दूसरे के लिए अवरोध या राह का रोड़ा न बने, एक दूसरे के लिए वो प्रेरणा बने, एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे के काम में एक दूसरे के लिए वो सहभागी या हर काम में साथ देने वाले साथी बने। फिर अपनी पढ़ाई वो उसके साथ साथ करते रहे। वो पूरे अवधि में ऐसा करने के बाद पढ़ाई समाप्ति भर पर भी यदि वो एक दूसरे के साथ रहे और पूर्ववत लगाव महसूस करे, जैसे वो आज कर रहे हैं, जैसे वो शुरुआती दौर में महसूस कर रहे हैं, जैसे पहले के समय में कर रहे थे, पहले के समान, वो आज भी उसी तरह की भावना, उसी तरह के विचार, उसी तरह की सोच आज भी उनकी है जो पहले थी, उनके बीच वैसा ही लगा वो महसूस कर रहे हो, तो उन्हें लगे कि वो निकट रहकर आज भी सामने आई कमियों को, गलतियों को, वो निकट रहकर उनके अभी उतने समय में एक दूसरे की खामियां, एक दूसरे की गलतियां, एक दूसरे में जो कुछ चीज़ें हैं वो सब आज उन्होंने देख लिया, बीच के समय में एक दूसरे को वो पूरी तरह से पहचान गई है। और ये सब जानने के बावजूद भी एक दूसरे की दोस्ती आज उन्होंने कायम रखी है, उसमें कोई दरार नहीं आई है और ना किसी ने डाली है। तो वो एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों और खामियों के साथ स्वीकार करना चाहते हैं या अपना सकते हैं, अपनाने की उनकी इच्छा है। तो उस स्थिति में अगर वो एक दूसरे के साथ जीवन बताना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ आगे का जीवन बिताना चाहते हैं, तो इस स्थिति में ये उस ज़माने में, अब ये जो स्थिति है आज की नहीं है, ये स्थिति है 50, 60, 70 साल पहले की स्थिति है। उनकी बेटी जो थी
उनके ज़माने की स्थिति है। तो उस समय में ऐसा करना ये क्रांति ही मानी जाती थी, इस तरह के विचार। तो वो जो विचार, और आज देखें तो आज के युग में भी वो सही तरह से अगर हम सोचें तो आज के युग में भी ये विचार पूरी तरह से हमारे लिए भी लाभदायक है। यह कथित, अगर आज हम इस तरह का, उस समय उस रचना ने उस तरह का निर्णय लिया होगा, या इन सभी चीज़ों को देखकर उसने ये निर्णय लिया और फिर भी साथ रहने का काम किया, तो वो उसकी दृष्टि से क्रांति, उस समय के अनुरूप वो क्रांति होगी, वो बदलाव होगा। और ये क्रांति की जाएगी, लेकिन ये क्रांति अगर ऐसा प्रोसेस करने के बाद, ये सभी चीज़ें करने के बाद अगर ये क्रांति करोगी, तो ये क्रांति उसके लिए कोई कठिन काम नहीं होगा, और न क्रांति फिर आगे भी असफल नहीं होगी। लेकिन आज ही उसने ऐसी क्रांति कर दी, मतलब एक दूसरे ने अभी आज ही इसी समय शादी कर ली, और ये सभी चीज़ें फिर बाद में उसे पता चली, और फिर एक दूसरे का साथ जचा नहीं, एक दूसरे का साथ पसंद नहीं आया, फिर सारे कठिन हो जाएगा, और फिर अच्छे के बजाय तकलीफ ही ज़्यादा होगी, या असफलता ही हाथ में ज़्यादा मिलेगी। ये चीज़ लेखिका को यहाँ पर समझानी है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर लेखिका हमें कहना चाहता, या रचना को अपनी बेटी के माध्यम से कहना चाहती है कि तुम इन चीज़ों को समझाओ, और ये सब जानने के बाद अगर वो आगे का फैसला करना चाहती है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वो अपने क्रांति में, अपने उद्देश्य में सफल हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकते, यहाँ तक का अंश जो है हमने पढ़ा है। आगे का जो अंश है हम अगले वीडियो के माध्यम से, इस पार्ट का अंतिम अंश, अंतिम भाग अगले वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।